बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे में मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद और मेरे साथ साबर नईम हाशमी साहब मौजूद हैं। आज शहबाज शरीफ साहब की असासी केस में हाई कोर्ट में पेशी थी, जिसकी आइंदा तारीख जमानत 17 अगस्त तक कर दी गई। उसमें ख़ास तौर पर आज बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र आईं। बसन पिछले दिनों जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी के दरमियान एक कमेटियां मीटिंग्स हो रही थी और आइंदा APC और तहरीक चलाने की बातें हो रही थी, वो लगता है कि अब वो किस्सा माजी बनती जा रही हैं। वहाँ आपने देखा कि एतजाज हसन ने जो बातें की, उन्होंने जब ये कल भी टीवी में था, आज भी वो उन्होंने किसी टीवी में बयान दे रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए। और मैं मशवरा दूंगा पाकिस्तान पीपल पार्टी को कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सौदाबाजी करके पतली गली से निकल जाएगी। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरह बीमार हैं, रातों को किन से मिलते हैं। और फिर उन्होंने काफ़ी यानी लंबी एक डिटेल बताई जो हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और वो जो बेंच था वो भी आज उनमें से एक जस्टिस शाहराम ने कहा कि मैं इस बेंच का हिस्सा ज़ाती वजूहात की बिना पर मैं इससे अलग होता हूँ, दोबारा वो बेंच बनाने के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया है। दूसरा ये कि जहाँ पुलिस अच्छे काम कर रही है उनमें महदूद लोग काफ़ी हद तक मैं समझता पढ़े लिखे लोग आ चुके हैं, लेकिन पुलिस की ज़्यादतियाँ जुल्म उसी तरह जारी है। वही जो अंग्रेज़ यहाँ कानून बना के गए थे, कोई भी अपने इलाके में की इजाज़त के बगैर होटल चल सकता है, ना मसलन कोई आदमी है उनकी इजाज़त के बगैर ये कह सकते हैं कि कोई कारोबार कर सकता है। तो उस पर हम बात करेंगे। आज लाहौर में रात यानी बहुत एक बड़े होटल पर उन्होंने छापा, जहाँ मुबैना तौर पर उन्होंने कहा जी DIG पुलिस भी थे, डिप्टी कमिश्नर थे और जनरल मैनेजर नेशनल हाईवे और दर्जनों लोग मौजूद थे और जुआ खेल रहे थे। इस पर भी डिटेल बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश का रब्ता हुआ। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बांग्लादेश वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक बात की है और वहाँ जो सैलाब उनसे जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान होगा, उस पर उन्होंने काफ़ी दुख का इजहार किया है। और कोरोना से भी हमारे मुल्क से ज़्यादा वहाँ जो अमवात हुई हैं उस पर बात हुई है। और सार्क कॉन्फ्रेंस आइंदा मिल के चलने पर कश्मीर पर भी बात हुई है। ये हमारे मौजू रहेंगे। खानी हाशमी साहब, बात यह है कि हम ज़ाहिर है रोज़ाना किसी न किसी मौजू का उसी तरफ चल पड़ता है जो मुल्क में अहम और गर्म मौजू होते हैं। वो ये है कि इस हुकूमत की कारकर्दगी, इसकी बैड गवर्नेंस के तौर पर अपोजिशन जो कहती थी कि हम तहरीक चलाएंगे और इस हुकूमत से हम आवाम की जान छुड़ाएंगे और हम पर जो उन्होंने नैब केसेस बनाए हुए हैं वो फेक है, नैब को ख़त्म किया जाए, नैब के मुतबादले का दायरा बनाया जाए। और फिर ये है कि रास्ते में नज़र यही आया कि पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये नदी के दो मैं समझ तो किनारे हैं या रेल की दो पटड़ियाँ हैं, ये चलती भी रहेंगी और एक दूसरे का कभी साथ नहीं देंगी। और एतजाज हसन के बयानात और राना सनाउल्लाह के बयानात के बाद कैसी सूरत हाल है? देखिए, हम इस पे बात कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। आपने भी अभी कहा कि ये दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे की जिद है, तो ये आर्जी तौर पे, नुमाइशी तौर पे लोगों को बहलावे के लिए तो ये सारी बातें कर सकते हैं। इनका एक साथ चलना नामुमकिन है। हाँ, ये चल सकते थे क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब से वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं नजरियाती हो गया हूँ और वो अपना एक नया स्टांस लेके सामने आए कि मैं भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनना चाहता हूँ, तो उनसे अगर वो मैदान छोड़ के ना जाते और यहाँ मौजूद होते तो मुमकिन था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कोई डायलॉग हो जाता। अभी पहले भी मैंने कहा था, मैं फिर आपसे कहूँगा कि इन दोनों का साथ चलना और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब नहीं तो फिर ये लोगों को फिर धोखा दे रहे हैं। मसला ये है कि दुनिया के सामने सारी चीज़ें मौजूद हैं। जैसे बल्कि मैं तो कई दफ़ा कहता हूँ कि क़यामत वाले दिन इंसान के सारे आज़ाब बोलेंगे। इसी तरह टेलीविजन में जो क्लिप्स पुराने होते हैं वो इन्हीं की ज़िंदगी में इनको दिखा दिए जाते हैं। क़यामत का दिन इन लोगों के लिए नहीं होगा, नहीं, मैं वैसे उसकी मिसाल इसलिए दी है कि जो जो किसी ने जुर्म किए होंगे वो उसके सामने आएंगे। तो ये तो इसकी छोटी सी किस्म जो है वो मीडिया ने पूरी कर दी है कि जो जो कोई लोग बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, जो इन्होंने किया हुआ है वो एतजाज हसन ने तो मुसलसल सीरीज चलाई हुई है।
وہ یہ کہتے ہیں کہ میری یہ ذاتی رائے اور میں جو باتیں بلاول بھٹو زرداری سے کر سکتا تھا وہ میں نے کی ہیں۔ دیکھیے بلاول جو اعتزاز احسن صاحب ہے، چودھری اعتزاز احسن صاحب، وہ ان کی سیاسی بصیرت پر کسی قسم کا شائبہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی وہ اوور ایج ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جتنی ان کی ایج ہے وہ مزید اثاثہ بن گئے ہیں ہمارے لیے۔ چودھری اعتزاز احسن، چودھری اعتزاز احسن جو بولتے ہیں تو وہ خود نہیں بول رہے ہوتے، وہ ان کی پوری زندگی کا تجربہ بول رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہی چودھری اعتزاز احسن ہے جو نواز شریف صاحب کے وکیل بھی رہے ہوئے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا گاڑی بھی چلائی ہے، جب آپ دیکھیں کہ پیپل پارٹی کے دور میں یہ بھی وہ ان کے ساتھ کافی کمفرٹیبل تھے نا، اس کے باوجود کوئی ان کی لڑائی تو نہیں ہوئی، وہ تو اپنا اوپینین دے رہے ہیں کہ بابا ایسے نہیں ہوگا۔ اب کل بلاول بھٹو کہہ رہے تھے کہ جی وہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہے تو شاید عید کے بعد اے پی سی نہ ہو سکے، اور آج شہباز شریف صاحب جو ہے وہ عدالت میں کہہ رہے تھے کہ عید کے بعد اے پی سی ہو رہی ہے۔ مطلب مذاق ہی ہوا نا، یہ لوگوں کے ساتھ مذاق ہوا نا۔ دیکھو وجہ پتہ کیا ہے کہ لیڈر ماڈل رول ماڈل ہوتے ہیں، لیڈر جو ہوتے ہیں حکمران نہیں ہوتے، لیڈر رول ماڈل ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم لیڈر ہیں، اپنے آپ کو یہ لیڈر کہتے ہیں۔ آج کل حالانکہ یہ حکمران ہیں۔ رول ماڈل ہے ارطغرل، آج کل سیاسی لیڈر جو ہیں وہ رول ماڈل نہیں رہے، نئی نسل کے تو پھر ان کے جو ورکرز ہیں، ان کے جو ورکرز کئی دفعہ مثلاً دبے لفظوں میں وہ یہ بھی بات کئی دفعہ کرتے ہیں کہ دیہاتوں میں، چھوٹے ٹاؤنوں میں، شہروں میں ان کی دشمنیاں پڑ جاتی ہیں جب الیکشن ہوتے ہیں، تو پھر جب یہ مل جاتے ہیں پھر علیحدہ ہو جاتے ہیں، پھر علیحدہ ہو جاتے ہیں، پھر مل جاتے ہیں، تو پھر ظاہر عوام کو سوچنا پڑے گا کہ یہ آنے والے دنوں میں اقبال شاہ صاحب، آپ جو پاکستان کا کلچر ہے، پولیٹیکل کلچر اور پولیٹیکل تھنکنگ اور ایویشن جو ایفیلیشنز ہوتی ہیں جو لوگوں کی پارٹیوں کے ساتھ، ان میں آپ وہ پرانے والی باتیں نہیں دیکھیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دو ٹوک بات کرتے ہیں، چاہے اچھا جو نمائندہ ہوتا ہے جس کو ایم این اے کہتے ہیں وہی وزیر اعظم بن سکتا ہے، کیونکہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہونا بڑا ضروری ہے کہ وہ وزیر اعظم کے لیے وہ اگر وعدہ کرے اور پھر وہ جو ہے کہ 3-4 دفعہ سے رابطہ ہو جائے، 15 منٹ پہلے بھی رابطہ ہو جائے، اور ایک یعنی آپ دیکھیں چودھری حامد حمید صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے نہیں آنا تو نہ آئیں، وجہ یہ ہے کہ وعدہ کرنا پھر جھوٹا وعدہ کرنا۔ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ آج کی سچویشن کیا ہے، اعتزاز احسن نے کیا کہا ہے، بھئی اعتزاز احسن نے آپ کیا شکل دکھائی ہے آپ کی کہ آپ یہ ہیں، آپ نے بے نظیر بھٹو کی ننگی فوٹو پھینکی ہوئی ہیں اور آپ جواب بھی نہیں دے سکتے۔ پھر یہ ہے کہ جب آپ وعدے کرتے ہیں تو اسی طرح عوام سے وعدے کرتے ہیں، مطلب آپ کا کوئی کام رہ نہیں جاتا، بھی آپ نہیں آنا نہ آئیں، آپ کے بغیر نہ کوئی چینل رکا ہوا ہے، نہ کوئی دنیا کا نظام رکا ہوا ہے، اور جب آپ وعدہ کرتے ہیں پھر فوٹو بھیجتے ہیں، پھر نمبر بھیجتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی میں آؤں گا، پھر آدھا گھنٹہ پہلے کہتے ہیں، تو پھر آپ کو تو ان کے متعلق کیا کہیں گے مجھے بتائیے؟ ان کے متعلق یہی ہے کہ احتساب کا یہ ادارہ جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ کیا اس سے پہلے ہم نے کبھی حامد حمید صاحب کو نہیں بلایا، نہ ہمیں ضرورت ہے، بھی پوائنٹ ہے وہ نہیں دینا تو تم نہ دو، ہمارے پاس اور ہم وہ گیسٹ لے لیتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ بھئی بس پورے موقع پر یا دیکھنا رانا ثناء اللہ نے جو کہا ہے کہ ذہنی حالت صحیح نہیں ہے۔ اب جب آپ کسی ایسے لیڈر کی جو وزیر داخلہ بھی رہا ہے، پیپل پارٹی کی کور کمیٹی کا ممبر بھی ہے، وزیر داخلہ ہی نہیں رہا سر، جو اعتزاز احسن ہے وہ میرے معزز دوست رانا ثناء اللہ کے ٹیچر بھی ہیں پولیٹیکل، ماشاءاللہ یہ ان کے ورکر بھی رہے ہوئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ ان کے ورکر رہے ہوئے ہیں، ہم کسی کس حد تک ان سے تربیت کریکٹر اسیسینیشن کر سکتے ہیں۔ اور رانا ثناء اللہ جیسا مطلب کسی وجہ زمانے جب پیپل پارٹی میں رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا باتیں کی تھی وہ بھی آپ کو شاید یاد ہوں گی، یعنی وہ لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک حافظہ کمزور ہے۔ اب میں دوسری بات تو نہیں کرتا، بس ان کا چونکہ عوام پر اعتماد نہیں ہوتا۔ اب پھر یہ پروگرام یہی ہے، یہ اس وقت جو میں سمجھتا پروگرام کو جو ہم نے کنکلوڈ وہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے لیے کہتے تھے ہم اکٹھے ہو جائیں گے، اور ہم نے تو اس دن بھی کہا تھا کہ یہ نیب جو کیسز ان کے اوپر موجود ہیں یہ آپ لوگوں کو استعمال کر کے اپنے کیسوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور جب وہ آپ دیکھیں علیحدہ علیحدہ لگے ہوئے ہیں۔ اسمبلی میں آج بھٹو زرداری صاحب نے جو کہا ہے وہ بھی آپ کے میں گوش گزار کر دیتا ہوں، اس پر تبصرہ کیجیے۔ انہوں نے کہا نیب جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو بیل پر اپنی ریزرویشن بھی دی اور فیصلہ بھی لکھا کہ اس سے نیب ختم ہو گیا،
नया अदारा बनाना चाहिए। यही बात मैं आपसे करना चाह रहा था। उस वक्त जो मैं बात कर रहा था वो यही कह रहा था कि मैं आपको पिछले 3 दिन से कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो जजमेंट दी है ख्वाजा बरादरान के बारे में, उस पर जो जिक्र है नैब के हवाले से, मैं उसको जजमेंट कहता हूँ और आप उसको रिमार्क्स कहते हैं। ये बात ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन ये याद रखिएगा, हमेशा के लिए याद रखिएगा, ये सामने आपके आएगा कि रिमार्क्स जरूर है, आपकी बात रिमार्क्स वाली जरूर है, लेकिन रिमार्क्स वो नहीं है, ये जजमेंटल रिमार्क्स है, फैसला कुन रिमार्क्स है। फैसला आ जाता है ना, ये फैसला कुन रिमार्क्स है। वो ये जो रिमार्क्स जिनको आप रिमार्क्स कहते हैं, इन पर हुकूमत को अमल अच्छा दरामद ना, ये करना अपना पड़ेगा। अपने दोस्त हमारे काशिफ बशीर खान साहब इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम इकबाल शाह सर बहुत मेहरबानी आपने हमें टाइम दिया काशिफ बशीर खान साहब। आपकी बहुत मेहरबानी आपने। अच्छा, आज आप देखें कि हम एपीसी पर बात कर रहे थे और ये मुस्लिम लीग नून वाले सारे जिनके ऊपर नैब के केस थे, वही 5 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और हुकूमत गिराने के लिए मुकम्मल तैयारियां। ईद के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी, फिर एपीसी होगी, फिर हम हमला करेंगे और ये ज़ाहिर हुकूमत गिर जाएगी। उस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कर रहे थे। तो दरमियान में एतजाज हसन साहब ने कहा कि खुदा नून लीग पर एतबार मत करना, और उसके शाको सवा के राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि उसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए बहुत अफसोस। अच्छा जरा स्लाइड देख लें, स्लाइड देख लें, राणा सनाउल्लाह ने कहा क्या। आज एहसन साहब जो है वो एक बहुत ही अच्छे वकील थे, बहुत समझदार इंसान थे, लेकिन अब उनकी जो जहनी सेहत है वो दुरुस्त नहीं है, इसलिए वो इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू करते रहते हैं। उन्हें मेरा ख्याल है कि अपने इलाज पे, अपनी सेहत पे तवज्जो देनी चाहिए और घर बैठना चाहिए। कहाँ से इलाज कराना चाहिए? और इस किस्म की गुफ्तगू करके जो है माहौल को ख़राब नहीं करना। इलाज कहाँ से करवाना चाहिए राणा साहब? इलाज जी काशिफ बशीर खान साहब, आपने सुन लिया है, जी जी आपने बकायदा सुना है कि राणा सनाउल्लाह साहब उनकी ज़हनी हालत के मतलब भी कह रहे हैं आप उन्हें घर बैठना चाहिए। तो जब पाकिस्तान पीपल पार्टी की कोर कमेटी के मेंबर को इस तरह कहा जाए तो फिर बाकी क्या रह जाता है? इकबाल शाह साहब, ये अलमिया है हमारी सियासत का कि राणा सनाउल्लाह जैसा बंदा जो है 3 दफा वजीर कानून पंजाब भी रहा, मॉडल का जो कत्लेआम हुआ उसका भी पीछे राणा सनाउल्लाह ही था। और मैं समझता हूं कि ये सब वो लोग हैं कि जिन्होंने इस मुल्क को बड़ी बेदर्दी से लूटा और जो वसाइल थे हमारे वहशियाना इस्तेमाल किया। और ये शर्मनाक बात है, लेकिन मैं एक बात आपको और भी करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है वो जाहिर नजर नहीं आ रही है बिकॉज दे आर फेसिंग माफियाज, लेकिन गवर्नमेंट को टॉपल करने के ये काबिल नहीं है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी इस वक्त भी। ये जितनी मर्जी एपीसी मंगवा ले, जैसे आपने अभी कहा कि ये जी 5-6 जो लोग थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये सब जो है ये नैबज़दा है, बल्कि 5-6 नहीं है, ये तो बड़ा सैकड़ों, इनकी तादाद तो अगर आप कंप्लीट देखें, इनकी लिस्टें देखें तो ये कई दर्जनों में इनकी तादाद है। और ये सब ये जो है कहीं ना कहीं जो है ये लूट मार में मुलव्वस रहे हैं। और हमारा अलमिया भी ये है कि मैं अब अगर कुछ और कहूँ तो फिर वो ज़ाहिर कंटेम्प्ट भी लगता है, तो लेकिन इनको फेवर मिल जाती है, एहतियात ही लाजम है, एहतियात लाजम है। इनको जाहिर है कि इनके वकील भी तगड़े हैं, इनके पास कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं कि जिनसे इनको फेवर मिल जाती है जो कि एक आम शख्स को नहीं मिल सकती है। और नैब जो है इस वक्त मतूब ठहराया जा रहा है, लेकिन मुझे आप ये बता दीजिए कि किसी भी मुल्क में स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में नैब जैसा अगर इदारा नहीं होगा और हुक्मरान जो है लूटमार भी करते रहे हों तो फिर वो मुल्क कैसे चलेगा? हम अगर आज नैब के खिलाफ बोल रहे हैं, ये नैब के खिलाफ सारे माफियाज इकट्ठे हुए हैं और राणा सनाउल्लाह जैसा बंदा, देखिए पीपल्स पार्टी का एतजाज हसन ने ये कहा है आज पे जब अपना हाई कोर्ट में मियां शहबाज साहब पेश हो गए तो बाद में एतजाज हसन ने ये भी कहा कि मियां शहबाज बीमारी नहीं, उनको बीमारी नवाशी वाली है। देखिए मैं इकबाल शाह साहब उधर ही आ रहा था, ये एतजाज हसन वो शख्स है कि जिसने जब ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा नहीं हुआ था तो इसने सीएसएस में टॉप किया था और फिर बाय ऑप्शन ये इसको छोड़ के सिविल सर्विसेज और ये सियासत में आए थे। भुट्टो साहब इनको लेके आए थे और 77 में ये सबसे पहले एमपीए बने थे और पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इनकी। वो के मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के शहादत के बाद उनको वो मुकाम नहीं मिला जो वो डिजर्व करते थे, लेकिन एक बहुत बड़ा फिलोसफर है वो और उनकी ये बात में 100% जो है सच्चाई है।
बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि ये तस्वीरें भी फेंका करते थे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, और ये लाहौर के नहीं, बदनाम उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो जिस आदमी ने जरदारी साहब की जुबान काटी वो आईजी पुलिस थे और फिर आज कल सेनेटर भी हैं। फिर उन्होंने ये भी जी। कहा कि ये रात को लोगों से मिलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सौदाबाजी बुरके पहन के, उन्होंने ये भी कहा कि जी ये बुरके पहन के मिलते रहे लोगों को, आप समझ जाएं कि किन को मिलते रहे। और अभी भी शहबाज शरीफ जो है उसकी सियासत को आप देखें तो वो जाहिर है कि वो अभी भी इक़्तिदार की हवस में ही इंग्लैंड से आया और ये सब कुछ किया। मैं नहीं समझता कि एक जो नेशनल अलायंस होता है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग में हो सकता है। अच्छा, खबर नहीं, हाशमी साहब आपसे सवाल करते हैं। खबर जी, साहब, काशिफ बशीर खान। काशिफ साहब, मैं ये आप अभी नैब की वकालत कर रहे थे, जी जी तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान जैसे करप्ट मुल्क में, जहाँ पर ये हमारे नुमाइंदगान जो है वो जो हमारे लीडरान होते हैं उनमें करप्शन की आपने भी मिसालें दी हैं। एहतसाब के अदारे की मौजूदगी जो है ये बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है, और ये एहतसाब जो है उसका अमल ख़त्म नहीं होना चाहिए। लेकिन हम ये बात कर रहे थे कि एहतसाब का जो मौजूदा अदारा है, मौजूदा अदारे के सरबराह और उनका बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो ख्वाजा बरादरान के हवाले से आया है, क्या इसके बाद ये जरूरी नहीं हो गया कि चेयरमैन जो है वो इस्तीफा दे, बोर्ड को तोड़ दिया जाए और जो एहतसाब का अदारा है इसको नए सिरे से तश्कील दी जाए? जी ये तो देखें ना जी, आप जो बात कर रहे हैं ये तो हम आपके कहने से तो नहीं हो सकता, ये तो पार्लियामेंट करेगी। और नैब के चेयरमैन का जो होता है वो भी आपको पता है कि वो भी उसका तरीकाकार भी एक मुतय्यन कर दिया गया है, वो भी एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो उसको तो जाहिर है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही जाना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन उसके लिए भी कुछ जाने के लिए तैयार नहीं है ना जी। देखिए ऑपोजिशन, आपने जो बात की एहतसाब की, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए अकाउंटेबिलिटी जो है। मतलब उसमें से ये सेंस नहीं आनी चाहिए जैसे माजी में मुहतरमा बेनजीर भुट्टो का, आसिफ अली जरदारी का एहतसाब होता था, जो गवर्नमेंट आती थी इनकी, और फिर जब वो उनकी गवर्नमेंट नहीं, आती थी तो इसमें जो नैब उसकी इनकम्पिटेंसी है, प्रोसिक्यूशन में कोई है, कोई फैसले हो नहीं रहे सुप्रीम कोर्ट की। ये इकबाल शाह साहब उसमें आप देखें, उसमें जो इनके लॉ ऑफिसर्स हैं और बहुत सारा जो उनके लोग हैं वो पुरानी हुकूमतों के भर्ती किए गए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नेग्लिजेंस है इस गवर्नमेंट की कि इन्होंने अभी तक वो जो लोग थे जो मिले हुए लोगों के साथ, सियासतदानों के साथ, या जो मतलब जिनमें एलिजिबिलिटी नहीं थी या जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको अभी तक वो सॉर्ट आउट नहीं कर सके हैं। अगर अदालतों से जमानतें हो जाती हैं तो फिर जाहिर है कि उसका जिम्मेदार तो आप नैब को ही ठहराएंगे ना। अच्छा, अब ये बताइए कि एपीसी और सियासी जमातें मिलकर हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलाने के रह गई हैं, जिनके कोई मिल के चला सकती हैं या नहीं? हमारे दोस्त बैठे हैं, खबर नहीं हाशमी साहब, इन्होंने तो कहा है कि नहीं चला सकती। ये बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सी चीजों के गवाह भी हैं। ये उस वक्त की भी उन लोगों से इनके बड़े राब्ते थे जब नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब होते थे और एपीसी बनती थी, और वो मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाया करते थे गवर्नमेंट्स को। गो के उनके ऊपर भी बहुत से इल्जामात लगते थे, लेकिन अफसोसनाक बात यह कि आपकी पीपल्स पार्टी में और पीएमएलएन में इस वक्त कोई कद्दावर शख्सियत नजर नहीं आ रही है कि जो इस किस्म का इत्तेहाद बना सके और गवर्नमेंट को टॉपल कर सके। थोड़ी सा अगर मुझे एक मिनट दे दें तो मैं एतजाज अहसन साहब की बात कर रहा था। हाँ। एतजाज अहसन साहब को सामने देखें, एक रवायात होती हैं, एक मतलब इखलाकियात होती हैं। शर्म आनी चाहिए राना सनाउल्लाह साहब को कि एतजाज अहसन जैसी कद्दावर शख्सियत, जो बिलाशुबा एक दानिश्वर भी है और बहुत बड़े लॉयर भी हैं, आपको पता ही है, जैसे भी खबर नहीं हाशमी साहब कह रहे थे कि ये उनके शागिर्द हैं, ये तो उनके शागिर्दों के शागिर्द हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह का जो फैसलाबाद में शुरू हुआ था वो तो एक रिजवी एडवोकेट थे जो पीपल्स पार्टी के थे। उनके ऑफिस में ये एज ए मुंशी काम करते थे, फिर उन्होंने एलएलबी किया और उसके बाद ये उसके जूनियर बने, फिर उसके साथ भी हाथ कर दिया। बड़ी लंबी स्टोरी है, खैर इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये हमारी सियासत का जो है अलमिया है कि एक तरफ आप उनको साथ लेके चल रहे हैं, एक तरफ उनका दिमागी तवाज़ुन आप खराब करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि एतजाज अहसन की डेमोक्रेसी के लिए और रिस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी के लिए भी बहुत खिदमत है। खबर साहब, माइंड में रखना अपना काशिफ बशीर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। अच्छा खबर साहब, आप उस पर टेक दीजिए कि जो बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि कलभूषण को एनआरओ दिया जा रहा है और एहसान के मुतालिक जी उसको भी एनआरओ दिया गया। मैं दोनों बातों की तइद करता हूँ जी।
मैं उनकी दोनों बातों की तयद करता हूँ। कुलभूषण को हमारे ऊपर प्रेशर है, हम अच्छा ये गलत है, मैं बताता हूँ आपकी बात को। हाँ? नहीं, आप मेरी बात अच्छा को बिलावल गलत- का नहीं, जरा बिलावल का स्टाल दे दी, ठीक है। बिलावल उधर से सलाड चलने का काम। मैं किसी को एनओ नहीं दूंगा, मैं किसी को नो NRO क्रॉस नहीं टॉक जी, दूंगा। थामुल से सुने। और जितने एनआरओ वजीर आजम इमरान खान ने दिया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी आमिर या किसी भी वजीर आजम ने इतने एनआरओ नहीं दिए हैं। ये जो सबसे लेटेस्ट एनआरओ है, जो कुलभूषण यादव के लिए एनआरओ है, पाकिस्तान के अवाम को बताया, ना सियासी जमातों से इंगेज किया कि हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, हमें तो समझाते कि ये क्या कर रहे हैं, हमें भी नहीं समझाए। इस हाउस को एतमाद में नहीं लिया गया, इस हाउस के मेंबरान को एतमाद में नहीं लिया गया। जब ये बात फिर सेनेट में उठा, जब ये बात मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और पूछा कि आप क्यों कुलभूषण यादव को रिलीफ दे रहे हैं, तो फिर उन्होंने आज हमारे सामने ये ऑर्डिनेंस ले किया है। ये ना सिर्फ कुलभूषण यादव को एनआरओ देने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने तो एहसान को तो एनआरओ दे दिया है, आजाद करवा दिया है। आज भी वजीर आजम साहब के खिलाफ अगर आप तकरीर करते हो, वजीर आजम साहब के खिलाफ अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, तो फिर एहसान से धमकी आता है। नैब का अदारा अब गैर आईनी बन चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत को अपोजिशन के साथ मिलना चाहिए, काम करना चाहिए, ताकि हम एक नया एहतसाब के अदारा खड़ा कर दे, एक नया एहतसाब के अदारा खड़ा कर दे जो हुकूमत का भी एहतसाब करे, जो अपोजिशन का भी। जी खावर साहब आप बात कर रहे मैं थे, अमल आपको ये बता रहा था अमल कि सबसे जो बदनीयती है कुलभूषण देव के हवाले से, बदनीयती ये है कि आपने एक ऑर्डिनेंस जो है जारी किया, और सदारती ऑर्डिनेंस, उसकी हवा क्यों नहीं लगने दी, आपने खुफिया क्यों रखा, उसको आप पब्लिक क्यों नहीं किया, उसको पार्लियामेंट को आपने उसको एतमाद में क्यों नहीं लिया। आप पर इसमें कोई शुबा नहीं है कि आलमी अदालत इंसाफ जो है उसने कुछ फैसले दिए हैं उसके हवाले से, और आपको उन पर अमल करना है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आवाम को एतमाद में, आवाम जो है वो कुलभूषण से नफरत करते हैं, वो समझते हैं कि कुलभूषण ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करके सैकड़ों लोगों का कत्लेआम किया है, ये पाकिस्तानियों का कातिल है, ये पाकिस्तान की जासूसी करता रहा है इंडिया के लिए। तो आप उसके लिए जिस किस्म का नरम गोशा रख रहे हैं, ये मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है। और नंबर 2, आपने एहसानुल्लाह एहसान की बात की है। एहसानुल्लाह एहसान इतनी कड़ी निगरानी में किस तरह गायब हो गया सर, ये समझ में नहीं आ रही बात। ये इसमें कोई ना है, आपका पॉइंट है वो, और काफी एहसानुल्लाह एहसान के मतलब भी आप दो बात कह रहे हो। ऐसा गवर्नमेंट ही जिम्मेदार होती है और उसे ही होना चाहिए, उसकी तहकीकात करनी चाहिए। लेकिन जो आपने बात की है कुलभूषण की, उससे किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। बस जब आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो जो इंटरनेशनल सवाल आपने मुझसे सवाल किया है नहीं कुलभूषण का, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि जनाब आपने एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया कुलभूषण को रियायतें देने के लिए, आपने चोरी क्यों रखा उसको? ऐसे ही मैं उसको चोरी क्यों रखा? मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं। कुलभूषण जो है जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया गया तो मैंडेटरी नहीं था ना, जरूरी था कि पाकिस्तान वहां जाके ये कहता हाँ ये हमें साल से कबूल है। वहां वो कोर्ट ऐसी नहीं है, वो कोर्ट ऐसी है कि अगर दो मुल्क मिल के कहें कि हमारा फैसला करो। उस वक्त किसकी हुकूमत थी? उस वक्त पीटीआई की हुकूमत नहीं थी। हमें वो बात तो आवाम को बतानी चाहिए। अच्छा, वहां से जो फैसला आया, किसको जाहिर है ट्रायल किया जाएगा, क्योंकि उसको फौजी अदालतों ने सजा दी हुई है। और आप देखेंगे जिस वक्त वो वापस आया तो फिर इस हुकूमत के लिए उन कोर्ट्स के, जब इन्होंने देख के स्टेट ने दिया, बेशक किसी ज़माने में दिया गया, तो उस फैसले पर अमल दरामद कराना अपील का ज़रूरी है। अब वो ये है कि जब वो आप कह रहे ऑर्डिनेंस की बात, ये कितने से मैं तो खुद सुन रहा हूँ, ऑर्डिनेंस कभी खुफिया नहीं होती, और ऑर्डिनेंस होते ही उस वक्त इशू है जब पार्लियामेंट से इम्प्लीमेंटेबल नहीं किया जाता। उसकी मुद्दत होती है कि 3 महीने या 6 महीने के बाद उसको बाकायदा सेकंड कराया जाता है, उसको पास कराया जाता है। अगर पास ना कराया जाए तो वो अपनी अहमियत जो ऑर्डिनेंस है खत्म हो जाती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, या नया ऑर्डिनेंस लाया जाता है। आप उस ऑर्डिनेंस की डेट जो है
डेट ऑफ इशू ऑफ दैट ऑर्डिनेंस, वो आप किसी जगह छपी हुई मुझे वो ऑर्डिनेंस, भाई वो जाहिर है जो ऑर्डिनेंस है वो तो उनके कह रहे हैं, पर आप हर देख लें। ऑर्डिनेंस जो होता है छोटे से छोटा जो होता है वो पब्लिश होता है या मैं नहीं कहता हूँ सीक्रेट रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। क्यों प्रेसिडेंशियल रखा गया? आप सवाल आपके ये। पास नहीं है तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सिर्फ ये कहता हूँ पाकिस्तान के अवाम के पास नहीं है सर, आप मेरी बात कर रहे हैं। हाँ, उनको चाहिए एडवर्टाइजमेंट कर दें ताकि आप भी पढ़ लें। तो नाज़रीन अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, हम प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, पूरी दुनिया में एक असूल है कि किसी भी मुल्क की जो पुलिस है, अगर कोई नहत्ता आदमी, औरत या कोई भी मुसीबत का मारा किसी जंगल में फिर रहा हो और उस जान बचानी मुश्किल हो, तो उसे किसी भी पुलिस का आदमी मिल जाए तो वो बिल्कुल शांत हो जाता है, अब मेरी जान बच जाएगी। जबकि ये कोई माने या ना माने, पाकिस्तान में ऐसा है कि अगर कोई आदमी नहत्ता किसी जगह मिल जाए और पुलिस नजर आ जाए तो वो आदमी जो है वो जान छुपाना शुरू करता है कि अब तो मैं बच नहीं सकता। अब आप देखें कि जानों माल का तहफ़्फ़ुज़, दहशतगर्दों के साथ कई कुर्बानियां भी पुलिस ने दी हैं, वो हम उनको सलूट पेश करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम पुलिस से इज्जत ले सके। आप रूरल एरियाज में चले जाएं, किसी जगह चले जाएं, थानों में चले जाएं, किसी बंदे की हिम्मत नहीं है कि थाने की तरफ से वो गुजर भी जाए। ये कहते रहेंगे, प्रोपेगेंडा करते रहेंगे, बड़े बड़े पढ़े लिखे। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा CSS जो है उसको काबिल तरीन लोग कहा जाता है, और पुलिस में DMG ग्रुप पुलिस सर्विस के लोग आते हैं। कुछ नहीं बदला, लैंड फार्म 2002 मुशर्रफ ने की, कुछ नहीं बदला। फिर कमेटियां बनी कराची में, कुछ नहीं बदला। अब आप देखें कि इस वक्त लाहौर में खासतौर पर आप देख लें, किसी शहर में भी होटल सुनसान पड़े हुए हैं। कोई शरीफ आदमी होटल में खाना खाने भी ऐसे नहीं जा सकता है, लिबर्टी का होटल लगा लें कि कहीं के होटल का किसी कमरे कोई एक अगर वाकया हो रहा हो तो सारा होटल जो है वो उसको पकड़ लेंगे और फिर फोटो बनाएंगे, उसके सारा खानदान बदनाम हो जाएगा। अभी रिसेंटली जो इस वक्त मेन हम मौजूद डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हेडलाइन लगी है आज की मीडिया के अखबारात में, कि गुलबर्ग पुलिस ने एक होटल पर छापा मारा है जहां उनका जुआ हो रहा था। जुआ कौन खेल रहा था? वही ना तौर पर DIG, DC, जनरल मैनेजर या नेशनल हाईवे, बहुत बड़े ग्रेड के लोग होते हैं, दर्जनों लोग, और उनसे 8,000 रुपये बरामद किया, जो इतने लोगों की जेबों में हो सकता है। सवाल यह है खबर नहीं माशमी साहब, इस पर रोशनी डालिए पे अगर पुलिस छापा मारते तो वो क्या क्या चीज सबूत के तौर पर उस पास होनी चाहिए? पहले बुनियादी बात यह है कि पुलिस जो है वो किसी चार दीवारी के अंदर छापा मार ही नहीं सकती बिला वजह, बिला जवाब। उसके पास रीजनिंग होनी चाहिए कि जी ये हमारी मुखबरी है, यहाँ पर फला फला दहशतगर्द छुपे हुए हैं जी, हमारे एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है, फला है, कोई रीजनिंग होती है। तो ये जो छापा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये विदाउट रीजनिंग है, और इनको ये भी नहीं पता था। इन्होंने जो होटलों में छापे मारे जाते हैं, होटल के मालकान जो होते हैं, जिन होटलों में खवातीन को दोस्त लेके जाते हैं या जहाँ जुआ होता है या इस किस्म की दूसरी गैर इखलाकी सरगर्मियाँ होती हैं, वो और पुलिस वाले जो है थाना मुतलका जो होता है वो आपस में मिले होते हैं। जब उनको पता नहीं मिलता तो बिना सोचे समझे वो एक छापा मार देते हैं, और ये वाकया भी एक ऐसा ही वाकया है। लेकिन 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 इसमें मैं एक बुनियादी बात करना चाहता हूँ कि इस छापे की जो खबर छपी है और तस्वीर छपी है गिरफ्तार होने वालों की, ये सहाफती असूलों जो बुनियादी असूल है उनकी खिलाफ वर्जी की। बिल्कुल ठीक है। राशिद लोधी साहब यानी सेक्रेटरी जनरल लाहौर हाई कोर्ट रहे हैं, तो राशिद लोधी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? बहुत मेहरबानी, आपने टाइम दिया, बड़ी देर हो गई आपसे मुलाकात हुए। तो राशिद लोधी साहब, ऐसे को हम इंट्रो में कर चुके हैं कि भाई पूरी दुनिया में जब कहीं कोई नहत्ता आदमी मुसीबत ज़दा किसी जगह कोई खौफ की हालत में आदमी लुटा पुटा किसी जंगल में हो तो पता उसे लगे कि सामने पुलिस का कुछ सिपाही है तो उसकी जान में जान आ जाती है, यहाँ जान निकल जाती है। अब आप देखेंगे लाहौर में तकरीबन ऐसी जगहों पर लोग को कहीं एक्सेस नहीं है, हालांकि ज़माना तो बड़ा बदल चुका है। अब आप देखें मीडिया के लोग, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, उन होटलों में भी जाते हैं, शूटिंग होती है। तो अब भी ये धक्का उसी निज़ाम छापा मारा है, उन्होंने दर्जनों लोग पकड़े हैं। इस पर जरा बात आगे बढ़ाइए। देखिए जी, एक अफसोसनाक पहलू है कि हमारी मौजूदा हुकूमत है जिसे बहुत
بہت توقعات لوگوں نے وابستہ کی ہے کہ یہاں کوئی تبدیلی کا نظام لے کے آئیں گے، اور یہ ایک ماڈل جو جس کا بہت ذکر ہوتا رہا پولیس ریفارمز کے حوالے سے KPK کے اندر بھی، اور یہ ہماری پنجاب کے لوگ جو یہاں کے رہنے والے ہیں ان کی توقع تھی کہ یہاں بھی اس طرح کی پولیسنگ کے اندر کوئی چینجز آئیں گی، لیکن اس طرح سے کوئی ریفارمز ہوتی ہوئی نظر نہیں آئیں۔ یہ جو اس قسم کے چھاپے ہیں، جہاں دیکھیے پولیس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ قانون کے پابند ہیں، آئین کے پابند ہیں، وہ اپنے اختیار کو مس یوز نہیں کر سکتے۔ ایک جو پرائیویسی ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر، جو انسان کی جو شہری آزادیاں ہیں اور جو ان کی ایک پرائیویسی ہے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اس کا جو رائٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ اب کسی کے اس طرح سے پرائیویٹ کسی پلیس کے اوپر جا کے جو ریڈ کرنا، اور وہاں جیسے آپ نے پروگرام میں بتایا ہے کہ کوئی کسی قسم کی ایویڈنس نہیں ملی، کوئی جوئے کا سامان برآمد نہیں ہوا، اور اس طرح سے بہرحال یہ تو میٹر انڈر انویسٹیگیشن ہے، اور نہیں میٹر تو انویسٹیگیشن کے انڈر ہی رہے گا۔ آپ دیکھیں کہ جتنے لوگوں کی فوٹیج ہوئی ہے ان کی فیملی کے جو ان کے پر گزری ہے ان میں مبینہ طور پر DIG وہ کہہ رہے ہیں، ایک DC کہہ رہے ہیں، ایک جنرل مینیجر کہہ رہے ہیں، درجنوں لوگوں کے 8 لاکھ تو آج کل کے زمانے میں لوگوں سے ویسے نہ کوئی کیا کیا چیزیں برآمد ہونی چاہیے تھیں ان لوگوں سے جو ثبوت کے طور پر یہ کہیں کہ واقعہ ہی وہ لوگ یہ کام کر رہے تھے۔ دیکھیں نا، جوئے کا تو وہاں سامان ملنا چاہیے تھا کہ وہ کون سی کس بات کے اوپر جوا ہو رہا تھا، کیا تھی، کیا انفارمیشن تھی، اس کے اوپر کیا ایویڈنس انہوں نے کلیکٹ کی ہے، یا کوئی شراب پی رہے تھے، شراب کی بوتلیں تھیں، ڈانس ہو رہا تھا، ڈانسر موجود تھی، پھر بھی چھاپا نہیں پڑ سکتا۔ دیکھیں نا چھاپا جو ہے وہ تو آپ دیکھیں کہ پرائیویسی ہے، آپ کسی کے گھر کے اندر یا کسی ایسی جو پرائیویٹ پلیس ہے اس کے اوپر آپ وداؤٹ گیٹنگ دی سرچ وارنٹ، کوئی آپ کو کوئی کرائم کی اگر کوئی اطلاع ہے کہ یہاں کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے یا لا پروہیبٹ کرتی ہے وہ چیز، کوئی یہاں کوئی ایسی کوئی چیز ہے، تو اس کے اوپر جو پروسیجر ہے وہ اس طرح سے تو نہیں کہ آپ دن بناتے ہوئے جائیں اور پھر لوگوں کو پکڑ کے اور اس طرح سے تشہیر کریں۔ جی ہاں، اب لودھی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے واقعہ جب ہوتے ہیں، اور آپ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بار سب سے بڑے ادارے ہوتے ہیں تو آپ اس کے بڑے سینئر ترین رکن رہے ہیں، آپ روزانہ عدالتوں میں اس قسم کی پولیس پیش ہوتی رہتی ہے، سسپینڈ ہوتی ہے، پھر وہیں آ جاتی ہے، کیا نظام یہ کوئی ریفارم کو فوج کی طرح ایک بندہ، آپ نے فوج میں انسان آدمی نکلتا ہے تو پھر وہ نکل جاتا ہے، تو یہاں یہ بندہ وہیں ایسا جو لگ جاتا ہے، اس لیے ان کو ڈر ہی کوئی نہیں۔ بالکل، یہ جو ذمہ داران ہیں ہماری حکومت کی، جو ذمہ دار اس وقت لوگ ہیں، ان کو اس میٹر کو دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں جتنے ہائی پروفائلڈ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ کوئی DIG صاحب تھے یا ایسے لوگ تھے، تو وہاں 8,000 روپیہ بقول آپ کے کہ وہ برآمد کر رہے ہیں، 8 لاکھ، یہ تو ساری مطلب اگر 20 بندے ہوں تو آج کل تو اتنے ہوتے ہیں، 5-10 ہزار ہر بندے کے پاس ہو تو وہ بن جاتا ہے۔ بہرحال یہ مطلب یہ اس طرح سے جو ایک واقعہ ہے اس کی مکمل تحقیق ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اگر یہ سارا کچھ غلط طریقے کے ساتھ کیا گیا ہے تو اس کے اوپر ان کو پینلائز کرنا چاہیے تاکہ آئندہ سے اس طرح سے کوئی واقعہ نہ ہو۔ راشد لودھی صاحب، اس میں ایسے کانسیکوینسز یہ ہیں کہ جو ہوٹل تھے ان میں کام بے روزگاری ختم ہوتی ہے، وہاں لوگ کھانا کھانے جاتے تھے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ کورونا سے پہلے بھی یہ تقریباً لبرٹی میں، مجھے خود 20 سال ہو گئے لبرٹی کے کسی ہوٹل میں دوستوں کے ساتھ گیا ہوں، کھانا کھایا ہو، اور 6 منزلہ 9 منزلہ ہوٹل خالی ہیں، یعنی کوئی ڈرتا شریف آدمی جاتا ہی نہیں ہے کہ بھی کسی جگہ کوئی بھی واقعہ ہو رہا ہو تو ہم پکڑے جائیں گے، تو یہ تو اس کو تو ختم کرنا چاہیے نا، یہ تو کوئی قانون کوئی حکمرانی ہونی چاہیے۔ دیکھیے جی، قانون تو جیسے آپ نے بات کی ہے، آپ کی لائف کی، آپ کی پراپرٹی کی پروٹیکشن آئین کے اندر دی گئی ہے، اور جو شہری آزادیاں ہیں ان کی بھی مکمل طور پر پروٹیکشن جو ہے وہ حاصل ہے۔ لیکن کوئی اس طرح سے کسی کی پرائیویسی کے اندر جا کے انٹرفیئر کرنا اور کوئی سرچ وارنٹ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، اور بہرحال یہ اب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہوا ہے، تو یہ معاملے کی مکمل تحقیق ہونی چاہیے، اور اس طرح سے جو تشہیر بازی ہے وہ بھی بند ہونی چاہیے کہ اگر اس طرح سے کوئی کہیں ہوا ہے تو اس کی تصویریں چل رہی ہیں، اخبارات کے اندر چھپ رہا ہے، جس کے بعد فار ایگزامپل یہ سارے کل کو یہ واقعہ غلط ثابت ہوتا ہے، تفتیش کے بعد پتہ چلتا ہے، انکوائری ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اس کے پیچھے سازش ہے یا یہ سارا کچھ ایک کسی پلان کے تحت ہوا ہے اور یہ سارا غلط ہوا ہے،
وہ لوگ جن کی اس طرح سے اسکینڈلائز کر دیا گیا ہے, جس طرح ان کی شہرت اور عزت کو نقصان پہنچا ہے, اور وہ اتنے ہائی پروفائل لوگ ہیں, اتنے ذمہ دار حیثیت کے لوگ ہیں, تو اس کے بعد ان کی جو رسپیکٹ کو, جو ریپوٹیشن کو جو انجری پہنچی ہے, اس کے بعد کیا ریمیڈی رہ جاتی ہے سوسائٹی کے اندر؟ وہ کس کس کو جسٹیفیکیشن دیتے پھریں گے؟ کہاں جا کے یہ سارا ان کی فیملیز کو جو جس طرح ان کے جذبات جو راشد injured ہوئے لودھی ہیں. صاحب بہت مہربانی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بڑی مہربانی, آپ نے بڑا کمپریہنسو جواب دیا ہے. جی بات وہی ہے خبر نہیں ہاشمی صاحب کہ یہ تو بڑی مدت سے ہم سنتے رہے, انکوائری ہوگی, انکوائری کون کرے گا. ایسا 2002 جو پولیس آرڈر تھا نا, اس میں یہ تھا کہ بھی جو لوگ معاشرے کے, سوسائٹی کے ممبر ہوں گے, ایسی سوسائٹی بنے گی کہ جو انویسٹیگیشن اس قسم کے کیسز رہیں گے, جب سے پولیس ہی نہیں کرنی ہے, وہ ظاہر ہے جو وہ آدمی کے خلاف ہوگا تو وہ ہو جائے گا. اب ہم دوسرے موضوع کی طرف جا رہے ہیں. ایک بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ بڑی دیر بعد ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھی آیا ہے. وہ یہ ہے خبر صاحب کہ وزیر اعظم پاکستان نے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کو ٹیلی فون کیا ہے, اور وہاں جو انسانی جانوں پر کافی بڑی تباہی ہوئی ہے اور اموات ہوئی ہیں, ان پر بڑے دکھ کا اظہار ہے. اور پھر کورونا سے بھی بنگلہ دیش جو ہے ہم سے بہت زیادہ سفر کر رہا ہے, زیادہ انڈیا آپ دیکھ لیں وہ برابر ہیں. تو پھر آگے جب باتیں ہوتی ہیں تو باتیں چلتی بھی, بڑی ظاہر پہلے اکٹھے ہی تھے, تو درمیان میں جو بھی ہوا سو ہوا. یہ اس کو کس طرح نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا اقدام کیا جی. وزیر اعظم صاحب کو فوری فون کرنا چاہیے تھا. جب وہاں سے بنگلہ دیش سے اطلاعات آنی شروع ہوئی تھی تو فوری رابطہ کرنا چاہیے تھا. بنگلہ دیش کو میں تو کم از کم آج تک میں نے دوسرا ملک جو ہے وہ قبول نہیں کیا. ایک ایسا بھائی میں اس کو سمجھتا ہوں جس نے اپنا گھر علیحدہ بسا دیا ہے. تو میں تو اسی طریقے سے ان کو سمجھتا ہوں. یہ ہماری نادانیاں ہیں, ہماری بعض کمزوریاں تھیں, بہت ساری وجوہات تھیں کہ وہ بنگلہ دیش جو ہے مارز وجود میں آیا. تو بنگلہ دیش اس وقت ہمارا جو ایریا ہے, جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں, یہ اقتصادی طور پر, تعلیمی طور پر, تجارتی طور پر یہ ایک روشن اور ابھرتا ہوا ایک ملک ہے. اور اس کے بڑی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان کو جو ایک ریلیشن شپ ڈیولپ رکھنی چاہیے تھی, ہمیں معافی بھی مانگنی پڑے اپنے کسی بھائی کے ساتھ, بھائی کی زیادتی ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جو ہے کہ اس کے بجائے اس کے کہ آپ کا بھائی جو ہے وہ آپ کے دشمن سے گٹھ جوڑ کر لے, اس کے ساتھ ہاتھوں میں کھیلنا شروع کر دے, آپ کا دشمن جو ہے وہ آپ کے بھائی کو اپنے قابو میں کر لے. تو وزیر اعظم نے بہت اچھا اقدام کیا, ان کو فون کیا, اور میرے خیال میں یہ روایت جو ہے وہ جاری رہتی ہے. اچھا, غلام اکبر صاحب بڑے سینئر صحافی اور ہمارے یعنی سمجھ لو کہ میڈیا کے بڑے اہم شخصیت. غلام اکبر صاحب السلام علیکم. غلام اکبر صاحب آواز آ رہی ہے؟ اچھا خیر, وہ تھوڑی سی لائن ڈراپ ہوگی, آگے چلتے ہیں. اچھا, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اپنے بھائیوں کو منا لینا چاہیے. اس کو میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ اپنے دوست اور بھائی ہیرے جواہرات ہوتے ہیں, اگر وہ زمین پر گر جائیں تو انہیں اٹھانے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو جب آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو دوسرے سازشیں کریں گے. بلکہ جب سوال کیا گیا, اندرا گاندھی نے ایک زمانے میں بڑے فخر سے کہا کہ ہم نے 1000 سال تاریخ کا بدلہ لے لیا اور یہ نظریہ پاکستان سمندر میں ڈبو دیا, تو اس کا جواب جو تھا وہ یہ دیا گیا کہ آپ نے کیا کوئی ہندوؤں کا ملک بنا لیا؟ بھئی مسلمانوں کا ملک تھا, اس میں 2 بھائی علیحدہ علیحدہ جگہ, وہ بھی مسلمانوں کا ملک ہے. یعنی مسئلہ تو یہ ہے کہ 2 قومی نظریہ نہیں مرا, وہ اسی طرح ہی ہے. 2 قومی نظریہ ہندو کی زبان میں تو مر سکتا ہے, ہماری زبان میں اس لیے نہیں کہ ایسٹ پاکستان ابھی مسلمان کنٹری ہے اور ہم بھی مسلمان, یعنی جس کو اب بنگلہ دیش بن گیا تو وہ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یا تو یہ زم ہو وہ کر لیتے, اس کا کوئی نام اور بدل دیتے. تو ایسا نہیں ہے. یہ ہندوستان کبھی بھی ایک ملک نہیں رہا برے صغیر, جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بنگال اور یہ وہ سارے تھے, بلکہ یہ اس پر بھی کنٹراورشل تھیوری ہے. ہم تو جی بڑے متعصب ہیں, ہم نے تاریخ سے کبھی کوئی سبق نہیں سیکھا. یہ المیہ ہے, یہ بہت بڑا المیہ ہے. آپ دیکھیے کہ جب بنگلہ دیش وجود میں آتا ہے تو بہت سارے دانشور جو ہیں ان سے میں نے دیکھا کہ ہم دیکھیں گے جی اب کیا بنگلہ دیش میں دودھ کی اور شہد کی نہریں بہنی شروع ہو بہ گئی ہیں جی. نہریں بہی یہ میں نے فکرہ پڑا ہوا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا بنگلہ دیش میں اب شہد کی اور دودھ کی نہریں بہیں گی. تو نہریں تو اب بہ رہی ہے, بہت بہتر ہے. اکانومی سے بہتر, ان کا ٹکا بہت ویلیویبل ہو چکا ہے. اچھا غلام اکبر صاحب لائن پر پہلے ڈراپ ہوئے. غلام اکبر صاحب السلام علیکم.
वालेकुम जी, आपको भी बड़ी मेहरबानी। खबर नहीं, मशीन साहब बैठे हुए हैं तो बड़ी मेहरबानी, टाइम से जल्दी जल्दी बता दीजिए क्योंकि आपका टाइम ड्रॉप हो गई थी कि वजीर आजम पाकिस्तान ने बांग्लादेश के वजीर आजम को टेलीफोन करके एक अच्छा, मैं समझता हूँ, एक शुरुआत की है। उसमें उन्होंने जब वहाँ सैलाब से मौत हुई थी और कोरोना से हुई हैं, उन पर दुख का इजहार किया और फिर आगे मिल के जहाँ जहाँ भी हो सके सार कॉन्फ्रेंस है या कश्मीर इशूज है चलने पर बात की है। क्या कहेंगे, कंप्रिहेंसिव नोट दें, हम सवाल काम करेंगे। देखें जी, दो चीजें हैं बड़ी अहम। एक तो ये है कि आपने बड़ा सही सवाल नहीं किया कि बांग्लादेश के वजीर आजम से बात की है। उन्होंने हसीना वाजिद से नहीं की। हसीना वाजिद तो इस वक्त वजीर आजम है, लेकिन असल जो इशू है वो बांग्लादेश है, जो हमारा पुराना क्या कहते हैं ब्रदर भाई है, हम एक मुल्क से किसी जमाने में। और अब एक मौका आया है, हमें बहरहाल एक हाथ बढ़ाना चाहिए दोस्ती का। अब एक तरफा तौर पे भी अगर दुश्मनी चल रही है जो मोदी चाहते हैं, उसको हमने खत्म करना है। अब हमारी तरफ से प्रोएक्टिव दोस्ती होनी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि ये मौजू बड़ा दिलचस्प है। हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारी लड़ाई हुई थी 71 की, वो आमतौर पे कहा जाता है कि वो पंजाबियों के कब्जे के खिलाफ थे या उनके साथ ज्यादती हुई थी, लेकिन असल बात ये नहीं है। ये बिल्कुल गलत तासर कायम किया गया है। 1948 से ही जब कायदे-ए-आज़म वहां गए थे और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की कौमी जबान उर्दू होगी, बड़ी मशहूर तकरीर है, उसी वक्त से ये दुश्मनी चल रही है। क्योंकि वहां का जो हिंदू एलिमेंट था और उसके अलावा अताउर रहमान और इवन सोहरवर्दी, वो खुफिया तौर पर उन्होंने एक सेल कायम किया था। हालांकि सोहरवर्दी बज़ाहिर मुस्लिम लीग के लीडर थे और कायदे-ए-आज़म के साथी रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको प्रमोट किया कि उर्दू जो है पंजाबियों की जबान है। अब आपको पता, हमारा इशू जो था वो कभी भी इकोनॉमिक नहीं था। ये इशू बेसिकली वही था जो दुश्मनियां पैदा करने के लिए आमतौर पे। गुलाम अकबर साहब, आपने एक बात कही जिसमें मैं उलझ के रह गया हूँ कि आपने इकबाल शाह साहब से कहा कि आपने बड़ा अच्छा किया ये कहकर कि इमरान खान साहब ने वजीर आजम बांग्लादेश से बात की, ये नहीं कहा कि हसीना वाजिद से बात की। हाँ जी, ये कहा ना आपने? हाँ जी, बिल्कुल। मेरे ख्याल में यही सोच जो है ये बांग्लादेश की जो मर्ज वजूद में आया है, उसकी बुनियादी वजह यही सोच है। आप देखिए, आप ये बात जो कह रहे हैं, ये कहा कि वजीर आज़म तो मुंतखब है ना, मेरी बात सुन रहे आपने। हसीना वाजिद उसी बाप की बेटी है जिसका नाम शेख मुजीबुर रहमान था, और मुजीबुर रहमान ही 1956 में 1956 में राह में भर्ती हुआ था। उसी ने ये जो अगरतला साजिश हिस्ट्री है। अब इसको आपने मस्त कर सकते हैं। हसीना वाजिद वहाँ है, हसीना वाजिद के सामने और कोई रास्ता नहीं रह गया सिवाय इसके वो पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए, क्योंकि मोदी ने मुसलमानों को टोटली अबंडन कर दिया है। वहाँ वो उसके सपोर्टर थे या नहीं थे, मोदी जो है वो हिंदुत्व के इशू पे उसने बांग्लादेश को भी लात मार दी है। अच्छा गुलाम अकबर साहब, ये जरा थोड़ा सा मुझे सवाल ध्यान में आ गया, क्योंकि जो लोग बड़ा खुश होते हैं कि जी वहाँ हमसे जुदा हो के बहुत ज्यादा मुसलमानों की वहाँ तरक्की हुई है, तो लेकिन वहाँ जब तजिया किया गया वो स्ट्रेटजी जो भी वहाँ की आई रिपोर्टें आई हैं वो ये है मुसलमानों ने तरक्की नहीं की। वहाँ इंडस्ट्रीज सारी हिंदू कब्जे में हैं, वहाँ ब्यूरोक्रेसी में ज़्यादा हिंदू हैं, उनका असर इस हद तक है कि अब फिर वो दीवार के साथ लग के तो वो समझते हैं कि बिल्कुल हिंदुस्तान पर डिपेंडेंट इतना नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ। हिंदू एलिमेंट बहुत ताकतवर था। उसका मैं सबूत यह है कि 1948 में जो इलेक्शन हुए थे वहाँ, उसमें मुस्लिम लीग को, जिसने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर पाकिस्तान कायम किया था सोहरवर्दी ने, लेकिन मुस्लिम लीग को एक सीट मिली थी सिर्फ, ख्वाजा नज़मुद्दीन। यानी 322 के हाउस में मुस्लिम लीग को सिर्फ एक सीट मिली थी। इतनी नफरत थी और हिंदुओं ने पैदा की हुई थी। अब आप देखें, आप हिस्ट्री को लोग जो गलत सलत कहते हैं कि जो पंजाबियों का बड़ा कंट्रोल था, ये पंजाबी जो है ना, दे आर रियलिटी। वो दुनिया की सर 1970 के जो इंतखाबात थे, हाँ जी, उसमें मगरबी पाकिस्तान ने अवामी लीग को कितनी सीटें दी थी?
देखें जी उसमें एक उम्मीदवार था सूबे में, सिर्फ एक उम्मीदवार, नहीं वो मोहम्मद दुरुस्त था। सरफराज। आप ये बताएं कि वो हार गया था। मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। उसमें तो पीपल्स पार्टी जो सबसे बड़ी जमात थी पाकिस्तान यहाँ की, उसने बोल तो उसने कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया था वहाँ कितनी सीटें मिली थी। देखिए मैं आप ये इसको काउंटर क्वेश्चन में कर रहा हूँ। अवामी लीग ने 1966 में, मैं पूरा चार्ज लगाता हूँ आपके साथ, 1965 में, सॉरी 64 में बल्कि, वो जो कैंपेन थी मोहतरमा फातिमा जिन्ना की, उसको शेख मुजीबुर रहमान ने लीड किया था और वो अगेंस्ट अयूब खान, ही वाज द मेजर डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर। अगर हिस्ट्री जब लिखी जाएगी तो वो उस वक्त अचानक मामा कैसे बन गया था पाकिस्तान का। वो यहाँ बैठ के, क्योंकि मैं उस वक्त कोस्तान का एडिटर था, मैंने ही वो 6 पॉइंट्स एजेंडा उसका जो था शाया किया था उस वक्त, जो 1964 में वो मेन इशू बनाया था उसने। कि अब देखिए बांग्लादेश का ये ख्वाब सही है या गलत है, ये बहुत पुराना है, इसका पंजाब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अच्छा, अब आइंदा क्या देखते हैं कि क्योंकि जाहिर है कि जब नहीं, अब तो हालात डिफरेंट है ना। अब ये 2 मुल्क हैं अलग अलग, हमने तस्लीम कर लिया है। अब हमने इस इशू पे कि आपका हिंदुओं से ज्यादा आपकी दोस्ती मुसलमानों से हो सकती है, ये एक पैगाम हम मशरकी पाकिस्तान जो हमारा फार्मर है या जो बांग्लादेश है आज को, उसको पहुंचाना चाहिए। ये अगर हमने हसीना वाजिद को भी फोन किया है तो वो फोन बांग्लादेश के मुसलमान तक जरूर पहुंचेगा। ये खबर है ना कि भाई पाकिस्तान के वजीर आजम ने हमारे इस मौके पे अपना हाथ बढ़ाया है। बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर साहब, टाइम हमारे पास खत्म हो गया, बहुत मेहरबानी। खबर में हाशिमी साहब बात आपने जो की है हकायक इस तरह ही है, लेकिन पाकिस्तान बनाने में भी सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ उन्हीं इस पाकिस्तान जो साबका था, अक्सरियत उनकी थी, वजीर आजम हाँ, उनका बनना चाहिए ऐसा ही है। तो वो एक तारीखी जो होती है, जब गलतियां हो भी जाएं, अगर अपना अब तक तारीख नहीं लिखी गई तो ये पता नहीं कब तारीख तो तारीख आज खुद लिखी जाती है। मेरा नजरिया अपना है कि दुनिया में तारीख लिखी जा रही है, लेकिन जो हम लिखते हैं ना वो लिखाते हैं, वो हम पसंद के लिखाते हैं। तारीख किसी के साथ कोई रहम नहीं करती, वो तारीख सच्ची होती है। तो नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और सुना, जिस तरह अक्सर हम कहते हैं कि आप बेहतरीन जज हैं। कल इंशाअल्लाह नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना राले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।